हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम अपना पेपर फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो पेपर फिफ्थ की यूनिट नंबर सेकंड करवा रहा हूँ। तो बच्चे यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये पहले बता रहा हूँ, पेपर फिफ्थ है, यानी आपके टोटल मैथ्स में 5 पेपर लगते हैं। एक मैंने वीडियो इंट्रोडक्शन नाम से डाल रखी है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो पेपर फिफ्थ है आपका लास्ट पेपर, न्यूमेरिकल मेथड, जिसकी यूनिट नंबर हम सेकंड कर रहे हैं। तो बच्चे इसमें ये कुछ टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। गोस एलिमिनेशन, गोस जॉर्डन, गोस जेकोबी, गोस सीडल, डायरेक्ट मेथड, क्रेमर रूल, रिलैक्सेशन मेथड, एलयू मेथड और क्राउड मेथड। ये सब अगर हम पढ़ लेंगे बच्चे तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ईजिएस्ट बुक है बच्चे, और इस बुक में आपको कैलकुलेटर अलाउड है। और कैलकुलेटर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स की बुक में भी दिखाया था कि आपको यही मॉडल लेकर आना है, F991ES, कैसियो कंपनी का। तो ये मॉडल आपको लेकर आना है, यही कलर है, यही सब कुछ लेकर आना है आपको। तो बच्चे इस कैलकुलेटर की हेल्प से हम ये पूरी बुक करेंगे, तो इस कैलकुलेटर को चलाना भी सीखेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में जो मेथड कर रहे हैं वो कर रहे हैं गोस जेकोबी। तो बच्चे गोस जेकोबी मेथड को देखते हैं कि ये क्या कुछ करता है। बच्चे इस पूरे चैप्टर में हमें दो टाइप की इक्वेशन, एक टाइप की इक्वेशन देखने को मिलेगी नॉन होमोजीनियस। तो आपने थोड़ा बहुत होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के बारे में पढ़ रखा होगा, तो मैं आपको आइडिया दे दूं। बच्चे होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसके इक्वल टू में जीरो होगा, और नॉन होमोजीनियस का मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके इक्वल टू में नॉन जीरो नहीं होगा। तो आप हल्का सा लिख लेना कि जैसे होमोजीनियस की बात करें तो A11x, A12y, A13z इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से A21x, A22y, A23z इज इक्वल टू जीरो, और A31x, A32y, A33z इज इक्वल टू जीरो। अगर हर एक इक्वेशन की RHS में इक्वल टू जीरो हो तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। इसको बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपने BSc फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत सुना होगा। और अगर यहाँ पर जीरो ना होकर कुछ नॉन जीरो वैल्यूज हो, तो जैसे A11x, A12y, A13z इज इक्वल टू B1, तो सेक्शन ए में पेपर में पूछ सकता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो आप इस तरीके से इसको बताएंगे, A21x, A22y, A23z इज इक्वल टू B2। और इसी तरीके से A31x, A32y, A33z इज इक्वल टू B3। तो अगर ये कुछ वैल्यूज नॉन जीरो है तो इसे बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। देखो, नॉन का मतलब नॉन जीरो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। तो इन्हें बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। तो आपके पास टोटल दो टाइप की इक्वेशन होती है, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में सभी RHS जीरो होगा, और नॉन होमोजीनियस में RHS में वैल्यू जीरोज नहीं होंगी, तो उन्हें बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। उसके अलावा बच्चे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, AX इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं AX इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। और हम इस पूरे चैप्टर में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे। तो ये जो सारे मेथड्स हैं ये हम एक नॉन होमोजीनियस को सोल्व करने के लिए देखेंगे। तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड पेपर ये हमारा फिफ्थ है। और मुझे आज ये वीडियो देखकर इसका रिव्यू देना कि आपको ये कैलकुलेटर वाली बुक ऑनलाइन समझ में आ रही है या नहीं। तो कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ बच्चे इस बुक को भी। तो बच्चे ये बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में बोलते हैं AX इज इक्वल टू B, जहाँ पर B मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है B1, B2, B3। X मैट्रिक्स का मतलब अननोन वेरिएबल, तो X Y Z का कॉलम मैट्रिक्स। और A मैट्रिक्स का मतलब ये X Y Z के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, यानी A11, A12, A13, A21, A22, A33, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है A मैट्रिक्स को। अब बच्चे सबसे पहले हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं गोस जेकोबी मेथड। तो सबसे पहले मैं ये थर्ड नंबर मेथड करवा रहा हूँ, गोस जेकोबी मेथड। तो ध्यान से देखें, गोस जेकोबी मेथड को हम कैलकुलेटर के थ्रू कैसे सोल्व करेंगे, और पहले इसका प्रोसीजर क्या है। बच्चे हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी नॉन होमोजीनियस, ये बिल्कुल नॉन होमोजीनियस की फॉर्म लिखी है मैंने आपके सामने। तो गोस जेकोबी से अगर अपने इस इक्वेशंस को सोल्व कर रहे हैं, तो बच्चे सबसे पहले इन इक्वेशंस में आपको जो अननोन वेरिएबल XYZ दिए हुए हैं उनके हाईएस्ट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंजमेंट करना है। जैसे मान लो इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 45 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो पहले नंबर पे आप x के कोफिशिएंट जिसमें हाईएस्ट है उसको पहले नंबर पे लिखोगे। ऐसे ही फिर वो पहले नंबर पे चली गई,
तो बाकी बची हुई दो इक्वेशनों में जिसमें y का कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा उसको सेकंड नंबर पे, और जिसमें z का कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा उसको थर्ड नंबर पे। तो इस तरीके से आप सबसे पहले गॉस जैकोबी मेथड्स में जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं उनको हाईएस्ट कोफिशिएंट्स के बेस पे अरेंज करोगे। ये बात ज़्यादा बेटर क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगी, एक बार ऊपर ऊपर से समझते जाओ। फिर मान लो ये अरेंज हो चुकी हैं, ये जो मैंने इक्वेशनें तीनों लिखी हैं इनमें एक्स का कोफिशिएंट इसमें हाईएस्ट है, वाई का कोफिशिएंट इसमें हाईएस्ट है और जेड का कोफिशिएंट इसमें हाईएस्ट है। तो अरेंज करने के बाद जिसमें एक्स का कोफिशिएंट हाईएस्ट है उससे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे। तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, अगर मैं इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालूं तो b1, ये दोनों स्टेप उधर जाकर माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का a12 y माइनस का a13 जेड, जे को भूल जाओ एक बार, सिंपली इन दोनों स्टेपों को उधर ले गया तो दोनों माइनस के हो गए। और फिर x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो a11 पूरी इक्वेशन में अपॉन में चला जाएगा, तो 1/a11 b1 माइनस a12 yj बताता हूं अभी माइनस a13 z। तो ये पूरा स्टेप बन गया और किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब फॉर्मूला बनाने के लिए इस x के ऊपर तो लिख दो j+1 और इस y के और z के ऊपर लिख दो jj, यानी जितने वेरिएबल थे x y z उसमें से इस इधर LHS में तो j+1 ही लिखना है और इधर वेरिएबल के ऊपर j लिखना है। तो ये फॉर्मूला बनने लग गया किसका, गॉस जैकोबी का। ऐसे ही मान लो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हाईएस्ट है, तो ये दोनों इक्वेशंस को आप उधर ले जाओ, तो b2 माइनस a21x माइनस a23z, और बच्चे हमने y की वैल्यू निकाली है तो a22 अपॉन में जाएगा, तो 1/a22, इस तरफ j+1 और इस तरफ jj। फिर इसी तरीके से लास्ट इक्वेशन से z की वैल्यू निकालें तो ये दोनों स्टेप उधर जाकर माइनस के, तो बच्चे माइनस के हो गए, और ये z का मान निकाला है तो a33 अपॉन में, तो 1/a33, और इधर भी j+1 और इधर jj। तो ये फॉर्मूला है बच्चे किसका, गॉस जैकोबी का। तो आपको फॉर्मुलेशन बनानी आनी चाहिए कि हमें सबसे पहले रीअरेंजमेंट करना है, उसके बाद अरेंज होने के बाद पहली इक्वेशन से x, दूसरी इक्वेशन से y और तीसरी इक्वेशन से z। इस तरफ लिखोगे j+1 और इस तरफ ऊपर की तरफ लिखोगे jj। ठीक है बच्चे, इधर j+1 भी ऊपर की तरफ ही लिखा हुआ है। फिर j की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 1 2, यानी एक बार j को 0 रखेंगे फिर 1 फिर 2, वो प्रोसेस सीखेंगे क्वेश्चन के अंदर। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दिया है, और स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन लेकर चलोगे x0 y0 और z0 की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे, 0। अगर पेपर में बाय चांस वो इनिशियल कंडीशन में बोल देता है कि x0 की वैल्यू और y0 की वैल्यू कुछ भी और है 1 2 और इसकी वैल्यू 3, तो फिर वो लेकर चल पड़ेंगे। अगर कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ कहेगा सोल्व दिस इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी, तो फिर आपको इनिशियल कंडीशन x0 y0 z0 इक्वल टू क्या लेकर चलना है, 0। अब इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ और कैलकुलेटर में कैसे सोल्व करेंगे वो बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आपको ये 3 इक्वेशन दी हुई है और वो कह रहा है इस क्वेश्चन को गॉस जैकोबी से सोल्व करो। तो इस क्वेश्चन को गॉस जैकोबी से अगर हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले इनको अरेंज करो। तो देखो इन तीनों इक्वेशनों में x का कोफिशिएंट हाईएस्ट किस में है, तो बच्चे x का कोफिशिएंट 83, इधर 3 और इधर 7, तो पहली इक्वेशन में ही हाईएस्ट है तो ये तो एज इट इज रहेगी। फिर बची ये दो इक्वेशन, अब ये तो खत्म हो चुकी क्योंकि ये x के लिए हो चुकी है। इन दो इक्वेशनों में y का कोफिशिएंट देखो हाईएस्ट किसमें है, इसमें 8 है और इसमें 52, तो 52 वाला इधर चला जाएगा, यानी सेकंड नंबर पे y वाली इक्वेशन लिखेंगे हम, यानी ये वाली। और अब सिर्फ यही बची तो बस फिर यही z के लिए होगी और ये थर्ड नंबर पे लिखेंगे। तो देखो रीअरेंजमेंट द लीनियर इक्वेशंस, तो सबसे पहले नंबर पे x वाली, दूसरे नंबर पे y वाली और तीसरे नंबर पे z वाली। अब यानी पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों स्टेप उधर जाकर साइन चेंज हो जाएंगे और 83 अपॉन में चला जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों स्टेप उधर चले जाएंगे और y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 52 अपॉन में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ से z का मान निकालेंगे तो ये दोनों स्टेप उधर और z के साथ 29 है तो वो अपॉन में चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये काम किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चे। तो देखें ध्यान से, उसने जैसे जैसे मैंने कहा था आपको x y z की वैल्यू निकाली हुई है, फर्स्ट इक्वेशन से x, दूसरी से y और तीसरी से z, तो वो वैल्यूज़ निकाल दी और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर j+1 लिखना है और यहाँ पर jj लिखना है, हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे कॉपी में फर्स्ट इटरेशन, और फर्स्ट इटरेशन में आप हमेशा j को क्या ही पुट करोगे, 0। तो जैसे ही j को 0 पुट करेंगे इधर भी और इस वालों में भी, तो देखो क्या बनेगा, x0 + 1 x1, तो ये नीचे 1 नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ही 1 आएगा।
एक्स की पावर 1 इक्वल टू 1/83 95 माइनस 11 वाई, जे को हमने कितना पुट किया है 0, जे को 0 रखेंगे तो 11y0 और यहाँ पर भी जे को 0 पुट करेंगे तो 4z0। और स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में हम हमेशा x0 y0 z0 की वैल्यू क्या लेकर चलेंगे 0। अगर वो क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर देता है तो वो मान रख देते। तो फिलहाल जैसे मान लो वो इन तीनों की वैल्यू 1 कह देता तो मैं y0 को 1 रख देता, z0 को 1 रख देता। फिलहाल कुछ नहीं गिवन तो 0 0 लेकर चलना है, तो y0 को 0 और z0 को 0 पुट कर दिया। आफ्टर सोल्व ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 95/83 ये कुछ आ जाएगा। तो ये मान आ गया x1 का, x ऊपर की तरफ 1 का। ऐसे ही j को 0 इसमें भी रखेंगे और फिर इसमें भी रखेंगे। तो j को 0 जब इसमें रखेंगे तो y1, तो y1 इसके पैरों में 1 नहीं आएगा, ऊपर ही 1 आएगा, बराबर 1/52 104। इधर j को 0 रखा, इधर रखा 0, तो ये बन गया। x0 और z0 की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या लेकर चले हैं 0, उठाकर रख दी। आफ्टर सोल्व ये कुछ आ जाएगा। ये सारा काम कैलकुलेटर सोल्व करके देगा, ये जो वैल्यूज़ आ रही है। हमें सिर्फ प्रोसेस सीखना है। ऐसे ही तुमने j बराबर 0 इस पूरी इक्वेशन में रख दिया तो तुम्हें z ऊपर की तरफ 1 की वैल्यू मिल गई। तो बच्चे ये सारी वैल्यू रख दी। x0 और y0 इस केस में कितने हैं, स्टार्टिंग में 0 रख दिए। अगर वो कुछ देता तो उसके अकॉर्डिंग रख देते, अदरवाइज हमें सीधा 0 ही लेना है। तो z1 भी आ गया। तो बेसिकली बच्चे x की पावर 1 आ गया, y की पावर 1 आ गया और z की पावर 1 आ गया। अब हेडिंग लगाएंगे सेकेंड इटरेशन। सेकेंड इटरेशन में j का मान 0 से बढ़ाकर 1 कर देंगे। तो ये j बराबर 1 तीनों इक्वेशन में 1/1 रखेंगे। तो जैसे ही आप j की जगह 1 रखोगे तो ये बनेगा x की 2 बराबर 1/83 95 माइनस 11। j को 1 रखेंगे तो y की 1 और इधर भी z 1 रखेंगे तो z की 1। अब y की 1 और z की 1 तुमने निकाल रखा है, ये दोनों वैल्यूज उठाकर यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दोगे। आफ्टर सोल्व तुम्हें x2 का मान मिल जाएगा। ऐसे ही तुम j बराबर 1 इस वाले में रखोगे तो ये बनेगा y2 1/52 104 माइनस 7x की 1 माइनस 13 z की 1। तो ये बनाया हुआ है। x की 1 और z की 1 तुमने निकाल रखा है, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे तो तुम्हें y2 मिल जाएगा। इसी तरीके से फिर तुम्हें z2 निकालना है, तो तुमने z वाली इक्वेशन में j को 1 रख दिया और जैसे ही 1 रखा तो यहाँ बनेगा x1, यहाँ बनेगा x1 और यहाँ बनेगा y1। x1 y1 तुम स्टार्टिंग में फर्स्ट इटरेशन में निकाल चुके हो, तो जो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं उनका यूज़ होता जाएगा बारी बारी। तो बच्चे ये वैल्यूज़ रखने के बाद ये आंसर आ गया। अब मैच करो, क्या x2 y2 z2 x1 y1 z1 के एग्जैक्टली बराबर है क्या। तुम्हें पॉइंटों में कम से कम 4 डिजिट तक तो काम करना ही है, और अगर वो बोल देता है कि 5 डिजिट तक करो तो 5 डिजिट तक। अब कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि पॉइंटों के बाद 4 तक कैसे फिक्स करते हैं, अगर 5 तक निकालना हो तो कैसे फिक्स करते हैं। एक बार सिर्फ प्रोसेस सीखो। क्वेश्चन खत्म कब होगा, जब लगातार की 2 इटरेशनें एग्जैक्टली सेम आ जाए, यानी पॉइंटों के बाद जो ये वैल्यूज आ रही हैं ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आनी चाहिए। तो मैच करते हैं। x2 का मान आया है हमारा ये कुछ और x1 का मान आया है ये कुछ, सेम नहीं है। x1 और x2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, y1 और y2 की वैल्यू और z1 और z2 की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। यानी लगातार 2 इटरेशन जब पूरी सेम आ जाएंगी तब जाकर ये हमारा काम खत्म हो जाएगा और वही हमारे x y z के आंसर। भाई सोचो, इन इक्वेशंस को जब सोल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, x y z की। तो वो निकाल रहे हैं गोस जेकोबी मेथड से। इन सबको इटरेटिव मेथड्स बोलते हैं क्योंकि इनमें इटरेशंस लगाकर हम उस आंसर तक पहुंच रहे हैं। तो बच्चे देखें ध्यान से। तो ऐसे ही थर्ड इटरेशन की बात करें। अब थर्ड इटरेशन की बात करेंगे तो j को बढ़ाकर 2 कर दिया। ये j बराबर 2 इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे, इसमें भी रखोगे। तो सोचो जब j को 2 रखोगे तो x3 की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर बनेगा y2 और z2। y2 z2 तुमने अभी अभी निकाला है इससे पहले वाली इटरेशन में, वो रख देंगे तो x3 आ जाएगा। ऐसे ही j बराबर 2 जब इसमें रखोगे तो ये बनेगा x2, ये बनेगा z2। तो बच्चे x2 और z2 भी तुमने निकालना है, ये रहा x2 और ये रहा z2। यानी जब हम ये वाली इटरेशन करेंगे तो उसमें इस वाली इटरेशन वाली वैल्यू का यूज़ होगा, फिर ऐसे ही हम ये वाली इटरेशन करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यू का यूज़ होगा। और ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक लगातार 2 इटरेशन। अब ये नहीं है कि इसका हम उस पहली वाली से कंपैरिजन करेंगे, जब ये आ गई तो इसका इससे कंपैरिजन, ऐसे ये आ गया तो इसका इससे कंपैरिजन। तो इस तरीके से आप फोर्थ इटरेशन करोगे तो j को 3 रख दोगे उन तीनों इक्वेशनों में, तो x4 y4 z4 मिल जाएगा। और उस केस में जब तुम फॉर्मूला में ये j बराबर 3 रखोगे तो ये वाली इटरेशंस का यूज़ होगा,
वो वैल्यूज़ रख दोगे। ऐसे ही जे बराबर 4 में जब काम करोगे तो इन वाली वैल्यूज़ का यूज़ हो जाएगा। करते करते तो मैंने वीडियो होल्ड कर रखी है, आप इसको पहले नोट कर लो। ये सारा काम कैलकुलेटर में सीख लेंगे, ये हमें कुछ नहीं निकालनी वैल्यूज़, ये सिर्फ ऐसे लिख के दिखाना है पेपर में तो, और हमें आंसर कैलकुलेटर देता जाएगा। तो x6 y6 z6 ये आ गया। ऐसे ही अगली इटरेशन की, तो इटरेशन 10-12 लग सकती है, तब तक करते रहेंगे। 10-12 का मतलब नहीं है, तब तक करते रहेंगे जब तक लगातार 2 इटरेशन सेम ना आ जाए। तो ये आ गया, ये आ गया, और लास्ट में 10th इटरेशन ये आ गई। मैच करो, ये वाला आंसर बिल्कुल इस वाले के बराबर है, ये वाला y का आंसर इस y के बराबर है, और z का आंसर इस z के बराबर है। इसका मतलब यही हमारी डिज़ायर आंसर है। तो लास्ट में लिख दोगे, सो आंसर इज x का मान 1.0579, y का मान 1.3672 और z का मान 1.9617। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये पूरी कैलकुलेशन मैं आपको कैलकुलेटर में करनी सिखाता हूँ, और घर के लिए आपके पास ये वाला होमवर्क है। तो पहले मैं इसको वीडियो में दिखा देता हूँ। ऑलरेडी अरेंज है, पहली में x ही हाईएस्ट है, इसमें y हाईएस्ट है और इसमें z हाईएस्ट है। तो यहाँ से x का मान निकाल लोगे, यहाँ से y का और यहाँ से z का। उसके बाद इधर j+1 और इधर j। फर्स्ट इटरेशन में j को 0 और इनिशियल कंडीशन x0 y0 z0 को 0। फिर वही प्रोसेस करोगे। तो मैंने आपको पूरा वीडियो दिखा दिया इस सेकंड का, ये आपको घर पे खुद प्रैक्टिस करना है। अब कैलकुलेटर में करना मैं सिखाता हूँ। तो बच्चे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। ये 4 वेरिएबल में है, तो कोई दिक्कत कोई है? पहले वाले x1 का हाईएस्ट कोफिशिएंट ढूंढो, फिर x2 का, फिर x3 का और फिर x4 का। ऑलरेडी अरेंज है, तो यहाँ से x1 का मान, यहाँ से x2 का मान, यहाँ से x3 और यहाँ से x4, इधर j+1 और इधर सारों पे j। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। तो मैंने आपके लिए वीडियोस में ही दिखा दिया, जिससे जो बच्चे अभी फ़िलहाल नोट्स नहीं लेकर आए हैं वो एटलीस्ट होमवर्क करते रहें, और इस बुक की प्रैक्टिस, ये बुक प्रैक्टिस ही मांगती है बच्चे, और कुछ नहीं है। और अब मैं जो कैलकुलेटर चलाना सिखाऊंगा वो मैंने शब्दों में लिखवा रखा है, तो ये वाले का भी आप नोट कर लेना पूरा प्रोसेस, जिससे आपको दिक्कत ना आए कैलकुलेटर को बाद में याद रखने में। तो ये पेज मैंने होल्ड कर रखा है, ये जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वो सारा कुछ शब्दों में लिखा हुआ है, जिससे आप जब पेपर के टाइम में तैयारी करो तो भूल मत जाना इस कैलकुलेटर को। वैसे तो वीडियोज़ भी आपके पास होंगी, उससे आप देख सकते हैं। अब बच्चे आंसर हमें पहले से ही पता होगा कि ये जो लास्ट में इटरेशंस कर करके 10 इटरेशन करने के बाद जो आंसर आया है वो हमें पहले से ही पता होगा कि ये आंसर क्या आने वाला है। तो मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो बच्चे ये थोड़ा सा आपके लिए होल्ड कर रखा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना, और उसके बाद नया मेथड तो कल पढ़ेंगे। तो आज गोस जेकोबी को कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने आपके लिए सारी वीडियो, सारा होमवर्क दिखा दिया है कि क्या कुछ करना है। अब इसको कैलकुलेटर में कैसे परफॉर्म करते हैं और आंसर हमें कैसे पता होगा, मैं वो चेक करवाता हूँ। तो जैसे मान लो हमारा पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो हमारी भले ही इटरेशनों से आंसर आ रहा है, अब मान लो पेपर में टाइम कम बच गया, तो हमें एटलीस्ट आंसर अगर पता होगा तो हम ऐसे ही अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ लिखकर भी तो आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चे इधर से एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ डायरेक्ट हमें देखनी है, तो कैलकुलेटर में कैसे देखेंगे बच्चे? तो सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन कैसे करते हैं, यहाँ पर ऑन नाम से बटन है। तो आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूँ। आप ये ऑन प्रेस कर दोगे तो ये कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेटर में मैं दिखाऊं तो सबसे पहले 3 चीज़ें होनी ही चाहिए। मतलब इस पूरी बुक में जब भी कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। मैं दिखाता हूं आपको। तो थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन जरूर आ रहा है बच्चे। ऊपर ऊपर बच्चे आर, फिक्स और मैथ, ये 3 चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको। बच्चे इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा। बच्चे ऊपर ऊपर देखो, आर फिक्स, एक आर तुम्हें डार्क कलर से दिख रहा है ब्लू कलर से, और एक फिक्स दिख रहा है तुम्हें FIX, और तीसरी नंबर चीज़ होनी चाहिए मैथ। तो आर, फिक्स और मैथ को लाने के लिए कैसे सेट करेंगे हम? तो सबसे पहले ये काम आप बस अपने कैलकुलेटर में दबाओगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो अब यहाँ से दिख रहा होगा तुम्हें आर और फिक्स दिख रहा है, सिर्फ मैथ नहीं दिख रहा। तो कैलकुलेशन करते वक्त पूरा कैलकुलेटर आर, फिक्स और मैथ में होना चाहिए। आर का मतलब होता है रेडियन, फिक्स का मतलब होता है कि आप पॉइंटों के बाद कहाँ तक काम करना चाहते हो। तो पहले मैं ये बेसिक भी चीज़ें सिखाता हूँ। अब मान लो तुम्हारे आर ना लिखकर डी लिखा हुआ है, तो उसको आर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले बच्चे आप बटन दबाएंगे मोड, ये रहा मोड नाम से बटन, इसको दबाएंगे
तो सबसे पहले देखो 1 नंबर पे कंप्यूटर है, 1 नंबर पे कंप्यूटर दबाने का मतलब पूरा कैलकुलेटर आपका क्लियर हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेटर जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा, मेमोरी पूरी क्लियर। तो 1 के तो आप नीचे इस 1 को दबा दो, तो ये पूरा कैलकुलेटर साफ़ हो गया, मतलब जो भी कुछ किया हुआ था इस कैलकुलेटर में कैलकुलेशन वगैरह वो सब साफ़ हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। फिर वापस मोड दबाओ, ये सबसे पहले स्टैंडर्ड कंडीशन में लाने के लिए काम करना है। अब बच्चे इसके अंदर ये तो हो गया प्रोसेस, हमने कम कर दिया, ऑन दबा दो उसके बाद शिफ्ट दबाकर मोड दबाओगे। तो बच्चे मैं थोड़ा सा इस तरीके से दिखाता हूँ आपको कि आपको बातें समझ में आ जाएं। तो बच्चे एक सेकेंड, यस बच्चे शिफ्ट दबाकर आप दबाएंगे मोड। जैसे ही शिफ्ट दबाकर मोड दबाएंगे तो आपको डिस्प्ले पे जो चीज़ नज़र आएगी बच्चे, वो आएगी ये चीज़ें। तो बच्चे इसमें देखो 3 नंबर पे डिग्री है, अगर आप 3 प्रेस करोगे तो वो आर की जगह डी लिखा जाएगा, पर हमें तो रेडियन ही लिखना है। तो जिस बच्चों का डी लिखा हुआ है उनको शिफ्ट दबाकर मोड दबाना है, और 4 नंबर पे रेडियन है तो 4 दबा दोगे तो आपकी डिस्प्ले पे आर लिखा जाएगा। वो आर बहुत छोटा है तो ये आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख जाएगा। ये हो गया आर, मतलब जिनका डी लिखा हुआ है उनको शिफ्ट दबाकर मोड दबा के 4 नंबर दबाना है जिससे आर लिखा जाएगा, और ऑलरेडी आ रहा है तो ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। फिक्स, फिक्स का मतलब है पॉइंटों के बाद कहाँ तक काम करना है। तो इसके लिए भी शिफ्ट दबाकर मोड दबाओगे, पहले शिफ्ट दबाओ फिर मोड दबा दो। बचे फिक्स 6 नंबर पे लिखा हुआ है, तो 6 नंबर पे आप दबाओगे तो ये फिक्स लिखा जाएगा। फिर लिखा आएगा 0 से 9 तक कहाँ तक, ये चीज़ पूछ रहा है कि पॉइंटों के बाद कहाँ तक काम करना है। तो अगर आपको मान लो 5 डिजिट तक काम करना है तो 5 दबा दो। अब जितने भी आंसर आएंगे वो पॉइंटों के बाद 5 तक आएंगे। जैसे करके दिखाऊं मैं आपको, 2 डिवाइड बाय 5 और इक्वल का बटन दबाया तो देखो पॉइंटों के बाद एग्जैक्टली 5 डिजिट आ रहे हैं। देखो गिनो, पॉइंट के बाद 4 और 4 जीरो, तो पॉइंट के बाद 4 अक्षरों तक काम हो, 5 अक्षरों तक काम हो रहा है। पर अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम कम से कम 4 अक्षरों तक जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है। अगर आप पॉइंटों के बाद सिर्फ 2 तक काम करते हो तो नंबर काटेगा वो। तो पॉइंटों के बाद कम से कम 4 डिजिट तक काम करोगे। तो मैं 4 पे फिक्स कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि सारी कैलकुलेशन 4 के ऊपर की हुई है। वो बता दिया कि तुम्हें 5 पे करना हो, 6 पे करना हो तो इस तरीके से कर सकते हो। तो शिफ्ट दबाकर मोड दबाया, 6 नंबर पे फिक्स है उसको प्रेस किया, 0 से 9 यानी पॉइंटों के बाद कहाँ तक काम करना है। मान लो 7 तक काम करना है तो 7 दबा दो। फिलहाल 4 तक काम करेंगे तो 4 दबा रहा हूँ, और इक्वल दबा दो, और इससे आपका कैलकुलेटर पॉइंटों के बाद सिर्फ 4 तक डिजिट शो करेगा। फिर अगली बात बच्चे, अब हमें आर भी आ गया, फिक्स भी करना आ गया, अब है मैथ। मैथ को लेकर आना है तो आप शिफ्ट दबाकर मोड दबा दो। मैथ 10 लिखा हुआ है तो 1 नंबर पे मैथ 10, यानी सारी कैलकुलेशन मैथ के बिहाफ पे हो रही है। इसमें फर्स्ट नंबर पे मैथ 0 लिखा हुआ है, उसी सिलेक्ट करना है आपको, बस इतना काम करना है। तो ऊपर देखो आर फिक्स और मैथ लिखा गया, बस ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर हो गया। तो यहाँ पर आर फिक्स और मैथ डिस्प्ले होना चाहिए, वो एज इट इज़। बस इतना काम अगर कर लेते हो आप, तो उसके बाद मैंने सबसे पहले इन इक्वेशनों का आंसर चेक करना सिखा रहा हूँ। मतलब जो काम हम कैलकुलेटर से निकालेंगे 1 बाय 1, पर हमें आंसर पहले से पता होगा कि आंसर क्या आने वाला है। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं बच्चे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग मोड दबाएंगे, डायरेक्ट मोड दबाएंगे। मोड दबाते ही हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने मोड प्रेस किया तो आपके पास 5 नंबर पे इक्वेशन नाम से एक ऑप्शन है, आप 5 नंबर पे इक्वेशन प्रेस कर दोगे। जैसे ही 5 नंबर पे इक्वेशन प्रेस करोगे तो हमारी इक्वेशन क्या है बच्चे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। चेक करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी इस फॉर्म में है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी हमारी सेकेंड नंबर इक्वेशन है। तो बच्चे इस कैलकुलेटर की लिमिटेशन ये है कि अगर 3 इक्वेशनों तक का क्वेश्चन आया तो उसका आंसर तो हम चेक कर सकते हैं, अगर 4 तक का आया तो आंसर चेक नहीं कर सकते। पर वैसे हमें पता ही है कि जो हम आंसर्स निकालेंगे वो तीनों इक्वेशनों में रखने पर अगर वो आरएचएस की वैल्यूज़ दे रहा है तो वो आंसर सही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं 4 इक्वेशनों को भी। फिलहाल 3 का तो डायरेक्ट ही चेक कर देंगे। तो बच्चे सेकंड नंबर पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, तो ये सेकंड नंबर प्रेस कर दो। जैसे सेकंड नंबर प्रेस करोगे तो ये मैट्रिक्स बनी हुई आएगी। अब पहली जो लाइन दिखा रही है उसमें वो ए का कोफिशिएंट मांग रहा है, ए का मतलब एक्स का कोफिशिएंट। तो पहली इक्वेशन में देखो एक्स का कोफिशिएंट है 83, वाई का +11, जेड का -4 और इक्वल टू डी। डी में कितना है 95। तो 83, 11, -4, तो सबसे पहले वाली में रखूंगा मैं 83,
फिर इक्वल दबाऊंगा तो वो देखो आगे चला गया कर्सर। अब बी वाले में रखना है वाई का कोफिशिएंट, तो वो है 11। फिर इक्वल दबाऊंगा, वो मांग रहा है सी यानी जेड का कोफिशिएंट, तो वो है -4, तो माइनस दबाकर 4। फिर इक्वल दबाऊंगा, वो मांग रहा है डी, डी का मतलब राइट हैंड साइड, क्योंकि इक्वेशन की फॉर्म थी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, तो इक्वल टू वाली चीज बुलानी है 95, कहीं इधर मत ले आना। तो सीधा 95 जो RHS में दिख रहा है एज इट इज, तो ये 95। फिर इक्वल दबा दो, कर्सर नीचे चला जाएगा। अब वो सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट मांग रहा है, तो सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 3, 8, 29 और डी में है 71। तो याद रखना 3 इक्वल 8 यानी 8, 29 और फिर इक्वल टू में था 71, तो हमने रख दिया बच्चे 71 इक्वल। इसका रिस्पॉन्स जरूर देना कि ये आपको ऑनलाइन समझ आया कि नहीं। फिर बच्चे 3, 8, 29 और 71, तो 3 इक्वल 8 इक्वल 29 इक्वल और 71, तो प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बन जाएगी। इक्वल दबा दिया, लास्ट में फिर इक्वल दबाओगे जिससे आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी। मैथ एरर आ रही है इसका अंदर, कहीं ना कहीं हमने कोई गलती पुट कर दी बच्चे, तो चेक करता हूँ मैं कहाँ गलती रखी है हमने। तो बच्चे इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक रख दी हमने 70। अच्छा ठीक है बच्चे, सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स गलत रख दिए हमने। सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट थे 7, 52, 13 और 104। हमने ये दोनों इक्वेशनें सेम पुट कर दी, इसलिए उसने एरर दिखा दी। तो यहाँ पर चेक सही करने के लिए, चलो अच्छी बात है, कुछ गलत पुट कर दिया तो कैसे सही करते हैं। आप यहाँ पर गए तो इस वाले बटन से आप ऊपर नीचे कर करके वहाँ चले गए, और सेकंड इक्वेशन की कोफिशिएंट है 7, 52, 13 और 104। तो सबसे पहले रखना है 7, तो बस सीधा 7 दबा दो और इक्वल दबा दो, उसने 7 पढ़ लिया। फिर दूसरी में पुट करना है बच्चे y का कोफिशिएंट 52, तो मैंने सेम पुट कर दिए थे इसलिए गलती दिखा दी उसने। फिर इक्वल, उसके बाद बच्चे 13 और फिर 104, तो 13 इक्वल, तो ये भी गलत पुट किया है हमने बच्चे। थोड़ा सा देखो वापस, a का कोफिशिएंट हमने रखा, ये बी ए नहीं दिखा रहा, तो इसको वापस ही करना पड़ेगा बच्चे। ये रहा, अब आ गया बच्चे। इधर करेक्शंस करते हैं, सबसे पहले इधर करना है बच्चे 7, तो बच्चे इसको सबसे पहले रखा 7, फिर इक्वल, फिर इस तरफ आके किया बच्चे 52, तो 52 और इक्वल, फिर करना है 13, तो बच्चे किया 13, तो ये आप तो सही पुट करना एक बारी में 104 इक्वल। अब देखो सारी वैल्यूज देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नीचे इधर 3 था, ठीक है, थर्ड इक्वेशन में 8, 29 और 71, अब करेक्ट है बच्चे। इतना करने के बाद इक्वल दबाओगे, थोड़ी देर रहेगा वो टाइम। अब देखो x की वैल्यू, ये देखो इस तरफ x लिखा हुआ है और इस तरफ लिखा हुआ है 347/328। हमें पॉइंटों में चाहिए, तो ये SD नाम से बटन है, S का मतलब स्टैंडर्ड, D का मतलब डेसिमल, तो हमें डेसिमल यानी पॉइंटों में बदलना है, तो ये सीधा SD बटन दबा दोगे, तो ये देखो आंसर आ गया 1.0579। मैं चेक करवाता हूँ, जब तुम ये पूरा प्रोसेस इस कैलकुलेशन को करके करोगे तो तुम्हारे पास लास्ट में जो आंसर आएगा वो देखो, तो 1.0579 यही आंसर आ रहा था बच्चे, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे ही कैलकुलेटर में देखो ध्यान से, एक बार और इक्वल दबाओगे तो y की वैल्यू शो होगी, तो y आ गया 1.3672, बिल्कुल मैच कर सकते हो। फिर एक बार और इक्वल दबाओगे तो z की वैल्यू डिस्प्ले होगी 1.9617। तो इस तरीके से आप पहले से ही जानते होगे कि आंसर क्या आने वाला है, बस उसको थोड़ा सा करके दिखाना है। तो सीधा आंसर तो नहीं लिखना, पूरा एज इट इज़ जैसे प्रोसेस बताया आपको ऐसे ऐसे करके इटरेशंस करते जाओगे तब तक जब तक लगातार 2 इटरेशन सेम ना आ जाए। अब हमें कैलकुलेटर में इन इटरेशंस की कैलकुलेशंस कैसे करनी है वो सिखा रहा हूँ। तो आंसर हमें पहले से ही पता है कि आंसर ये आने वाला है, पर इसको चेक वहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस करना है वो देखते हैं। तो ये प्रोसेस मैं समझा चुका हूँ। एक्स की इक्वेशन पहले नंबर पे जिसमें हाईएस्ट कोफिशिएंट है, फिर वाई और फिर जेड, यहाँ से एक्स का मान, यहाँ से वाई का मान, यहाँ से जेड का मान। फॉर्मूले के लिए ऊपर यहाँ पर j+1 और फिर जे और फिर जे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बच्चे।
अब ध्यान से देखें, तो इतना काम हम सीख चुके हैं। अब कैसे प्रोसेस करेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे फर्स्ट इटरेशन, जे को क्या रखोगे 0, उसके थ्रू इसमें सारों में जे को 0 रख दोगे तो ये बनेगा x1 इज इक्वल टू ये पूरी चीज़। अब हमें कैलकुलेटर में बच्चे ये वाली 3 इक्वेशनें पुट करनी है। ऊपर पावर जो है ना उसको मत देखो, सिर्फ हमें ये इक्वेशनें तीनों रखनी है। तो कैसे रखेंगे? तो देखो कैलकुलेटर में इक्वेशंस कैसे रखेंगे। कैलकुलेटर में देखो हमारे पास x और y तो कहीं ना कहीं है, z नहीं है, और इस इक्वेशन में x y z 3 चीज़ें आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास और वेरिएबल भी हैं a b c। तो ये आपको दिख रहा होगा a, ये आपको दिख रहा होगा b, और इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा c। ऐसी d भी है, e भी है, f भी है, मतलब 4 इक्वेशनों वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट वेरिएबल्स हैं। तो पहला चेंज जो मैं कैलकुलेटर में इन इक्वेशनों को सोल्व करने के लिए कर रहा हूँ, बच्चे x की जगह रखूंगा मैं a। पूरी इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशनों में मैं x को a मान रहा हूँ, y को b मान रहा हूँ और z को c मान रहा हूँ। अब इक्वेशंस पुट करने से पहले इस कैलकुलेटर को पूरा साफ कर देते हैं। तो सबसे पहले आपने मोड दबाया, 1 नंबर पे कंप्यूटर है, 1 दबा दिया और ये कैलकुलेटर पूरा साफ हो गया, वो सारी कैलकुलेशन गायब हो गई। आंसर हम पहले ही चेक कर चुके हैं। अब सबसे पहले हमें ये तीनों इक्वेशनें पुट करनी है, x बराबर दिस, y बराबर दिस एंड z बराबर दिस। एक्स वाई जेड की जगह हम नाम ले रहे हैं ए बी सी, क्योंकि एक्स और वाई तो हैं पर जेड नहीं है। अच्छा एक बात और बता दूं, थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको अच्छे से और दिखाऊं तो आपको बच्चे शिफ्ट जो है वो आपको अपने कैलकुलेटर आपके हाथ में होगा। देखो शिफ्ट येलो अक्षरों से दिख रहा है, तो जितने भी इस कैलकुलेटर में येलो नाम से चीज़ें लिखी हुई हैं वो शिफ्ट दबाकर वो बटन दबाओगे तब काम करेंगी। जैसे मान लो ये क्लियर का बटन है, 9 के ऊपर क्लियर लिखा हुआ है येलो अक्षरों से, तो सिर्फ 9 दबाओगे तो 9 प्रेस होगा, पर शिफ्ट दबाकर 9 दबाओगे तो क्लियर वाला काम करेगा। तो यानी जितनी भी येलो अक्षरों से चीज़ें लिखी हुई है वो सारी शिफ्ट दबाकर अगर दबाओगे तो वो येलो वाले फीचर्स काम करेंगे। ऐसे ही अल्फा देखो, शिफ्ट के साथ बटन है दूसरा अल्फा और वो रेड अक्षरों से है, तो जितने भी रेड अक्षरों वाले काम सेट होंगे वो अल्फा दबाकर, जैसे अब अपने को कैलकुलेटर में ए लिखना है तो ए जो है वो रेड अक्षरों से है, तो सिंपल इस बटन को दबाओगे तो ये माइनस लग जाएगा, पर अगर अल्फा दबाकर ये दबाओगे तो ए प्रेस होगा। तो जितने भी रेड अक्षर्स हैं वो सारे अल्फा दबाने के बाद अगर प्रेस करोगे बटन तो वो चीज़ें काम करेंगी। तो ये था बेसिक इस कैलकुलेटर का। अब सबसे पहले मुझे, जैसे पहली इक्वेशन तुम्हें दिख रही है नोट्स में, एक्स की जगह तो मैं रख रहा हूँ ए, वाई की जगह बी और जेड की जगह सी। तो देखो एलएचएस में मुझे ए रखना है, ऊपर पावर j+1 है वो तो पुट ही नहीं कर सकते हम, सिर्फ एक्स देखो, एक्स यानी ए, तो एक्स की जगह हम ए ले रहे हैं तो अल्फा दबाकर आप दबाओगे ए, तो अल्फा दबाकर ए। अल्फा क्यों दबाया? क्योंकि रेड अक्षर वाले सारे रेड अक्षरों से काम करेंगे तो अल्फा से काम करेंगे, तो अल्फा दबाकर ए। अब देखो इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल एक तो ये है, इसको नहीं प्रेस करना क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं लिखा जाएगा। अब बच्चे ये देखो इक्वल यहाँ पर रेड अक्षरों से है, तो कैल्सी वाले बटन के ऊपर रेड अक्षरों से इक्वल लिखा हुआ है, तो आप अल्फा दबाकर ये वाला कैल्सी वाला बटन दबाओगे तो इक्वल स्क्रीन पे लिखा जाएगा। फिर लिखना है 1/83। पूरी बुक में जब भी फ्रैक्शन पुट करना है, ये फ्रैक्शन ही है क्योंकि ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, फ्रैक्शन फॉर्म में, और जब भी फ्रैक्शन पुट करना है तो आपको ये वाला बटन सीधा प्रेस करना है, कोई अल्फा नहीं दबाना। बच्चे ये वाला देखो, ये डबल बॉक्स बने हुए हैं तो इसको दबा दोगे तो 2 बॉक्स बने आ जाएंगे। ऊपर वाले बॉक्स में क्या रखना है 1, तो सीधा 1 रख दिया। फिर कर्सर को नीचे से प्रेस करोगे और उसमें कितना रखोगे 83, तो 83। फिर कर्सर नीचे ब्लिंक कर रहा है, हमें कर्सर को लेकर जाना है ऊपर, तो रिप्ले वाले बटन को इधर साइड से प्रेस कर दो, तो इधर साइड से प्रेस कर दो, कर्सर ऊपर चला गया। उधर लगाना है ब्रैकेट, तो ये रहा ब्रैकेट का निशान, ये सीधा ब्रैकेट दबा दो, ब्रैकेट लग गया। फिर लिखना है 95, तो 95। फिर लिखना है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन। फिर लिखना है बच्चे 11y, अब y नहीं है b है क्योंकि y की जगह हम b ले रहे हैं, तो 11 और y की जगह b, तो अल्फा दबाकर, क्योंकि b रेड अक्षरों से है तो अल्फा दबाकर b। उसके बाद प्लस का 4c, तो बच्चे प्लस करके आप 4 दबाओगे और अल्फा दबाकर दबाओगे c, अल्फा दबाकर c। तो बच्चे फिर ब्रैकेट बंद करना है तो ब्रैकेट बंद कर दिया। इतना करने के बाद आपको याद रखना है कि आपको कैल्सी बटन प्रेस करना है, तो जो मैंने लास्ट में आपको एक पेज भेजा है उसको आप नोट कर लेंगे तो ये प्रोसेस आप खुद समझते जाओगे कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन पूरी रखी हमने, इसको करते ही आपको दबाना है बच्चे कैल्सी, ये रहा कैल्सी बटन, सीधा ही प्रेस करना है कैल्सी,
क्योंकि बटन के ऊपर लिखा हुआ है कैलसी, तो वो सीधा ही काम करते हैं। दबाया कैलसी, कैलसी दबाते ही देखो बी के साथ क्वेश्चन मार्क है, यानी तुमसे बी मांग रहा है, बी का मतलब वाई मांग रहा है। अब फर्स्ट इटरेशन कर रहे थे हम, तो फर्स्ट इटरेशन में हमने जब जे को जीरो पुट कर दिया था तो ये बना था वाई जीरो, और वाई जीरो की वैल्यू यानी बी की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो ये बी मांग रहा है यानी वाई जीरो मांग रहा है, और वाई जीरो का मान क्वेश्चन में कितना है फिलहाल, जीरो। तो आप सीधा जीरो दबाकर इक्वल दबा दोगे, ये बी पुट हो गया उसमें। अब मांग रहा है सी, सी क्यों मांग रहा है, क्योंकि जेड को मांग रहा है। बच्चे जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में फिलहाल कितनी है, जीरो। तो फर्स्ट इटरेशन में सी की वैल्यू जीरो है यानी जेड की वैल्यू जीरो है, तो जीरो दबाकर इक्वल दबा दोगे, ये पहला आंसर तैयार होकर आ गया। एक्स का मान आ गया 95/83। पॉइंटों में बदलने के लिए एस डी बटन, तो 1.1446 चेक कर सकते हो, x1 की वैल्यू 1.1446। अब हमें निकालनी है वाई की वैल्यू, तो बिना कोई इसमें बटन दबाए, कुछ क्लियर नहीं करना, एज इट इज ये हमें वाई की जगह बी रखना है। तो सीधा आप अल्फा दबाकर बिना कोई बटन दबाए अल्फा दबाकर बी दबा दो, फिर लिखना है इक्वल का साइन, तो अल्फा दबाकर ये कैलसी वाला बटन इक्वल लिखा गया। फिर लिखना है 1/52, फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले बॉक्स दबाओगे, ऊपर लिखोगे 1, पहला दिन मुश्किल लगता है, बाद में ये पूरी बुक ईजी है। फिर नीचे गए 52, कर्सर नीचे है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, क्योंकि तुम गलत डाटा पुट करोगे तो आंसर गलत ही आएगा। रिप्ले को इधर साइड से दबाया, फिर लगाया ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाने के बाद बच्चे 104 लिखना है, तो पूरी सेकंड इक्वेशन पुट कर रहा हूँ मैं। अब बेसिकली तुम्हें समझ आ गई होंगी, 104, फिर 104 के बाद है -7x, तो -7 x की जगह हमने ए सिंबल यूज़ किया है, तो अल्फा दबाकर ए। फिर बच्चे माइनस का 13 जेड, तो माइनस का 13 सी, तो माइनस का 13 सी, तो बच्चे 1 3 और सी दबाना है, तो अल्फा दबाकर सी, और फिर ब्रैकेट बंद करना है। ब्रैकेट बंद करना मत भूलना, ब्रैकेट बंद कर दिया उसके बाद दबाओगे कैलसी। जैसे ही इक्वेशन पुट कर लेते हो याद रखना हमेशा कैलसी, कैलसी दबाते तुमसे ए मांग रहा है। अब देखो तुमने ये सारा काम किया ही हुआ है, लिखा ही हुआ है, एक्स ए मांग रहा है मतलब एक्स मांग रहा है, और एक्स जीरो की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, जीरो, तो तुम जीरो दबाकर इक्वल दबा दोगे। फिर मांग रहा है सी, सी का मतलब तुमसे मांग रहा है जेड जीरो, तो जेड जीरो का मान कितना है, जीरो, तो इसमें भी जीरो दबाकर इक्वल। तो देखो बी का मान आ गया 2.000, तो तुम्हारे पास वाई वन की वैल्यू आ गई 2.000। अब जेड वाली पुट करनी है, जेड को हम सी मान रहे हैं, तो यहीं पर ही बिना कोई बटन दबाए अल्फा दबाकर सीधा सी, फिर इक्वल का साइन है तो इक्वल का साइन, अल्फा दबाकर कैलसी। तो आवाज़ भी आ रही होगी, अगर क्लियर नहीं है थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर सकते हो। ब्रैकेट दबा दोगे ये दोनों, ऊपर लिखोगे 1, नीचे लेकर आओगे कर्सर को और फिर लिखोगे 29, फिर कर्सर नीचे है तो उसको ऊपर लेकर जाने के लिए साइड से, फिर दबाओगे ब्रैकेट 71 - 3a, 71 माइनस, क्योंकि हम x की जगह a का यूज़ कर रहे हैं, 3 अल्फा दबाकर a, फिर माइनस का 8b, तो बच्चे माइनस दबाकर 8 और अल्फा दबाकर b, ब्रैकेट कर दो बंद। यहाँ पर फिर दबाओ कैलसी, कैलसी दबाओगे तो तुमसे ए मांग रहा है। अब इस जेड वाली इक्वेशन में देखो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब एक्स जीरो का मान जीरो ही है, तो जीरो दबाकर इक्वल। फिर तुमसे मांग रहा है बी, बी का मतलब तुमसे मांग रहा है वाई जीरो भी जीरो ही है, तो जीरो दबाकर इक्वल। देखो 71/29 आ गया, एस डी दबाओगे तो 2.4483, चेक कर सकते हो यही आंसर आ रहा है। अब देखो ये फर्स्ट इटरेशन तो कर दी, फिर तुम सेकंड इटरेशन कॉपी में हेडिंग लगाओगे, जे को सारी इक्वेशनों में 1 रखोगे तो ये कुछ बन जाएगा। अब मेन अपना ये इक्वेशन तो पुट कर ही ली भाई, फर्क क्या आएगा, अब जब वो बी और सी मांगेगा तो y1 और z1 मांग रहा है, तो y1 और z1 हमने निकाल रखे हैं वो रखने हैं। तो कुल मिलाकर आपको ए वाली इक्वेशन पे जाना है, क्योंकि आपको x यानी a मानना है, तो आपको ए वाली इक्वेशन पे जाने के लिए बिना कोई बटन दबाए इस रिप्ले को ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक ए वाली इक्वेशन ना आ जाए। तो देखो मैंने ऊपर से प्रेस किया, ये ए वाली इक्वेशन आ गई, यहां पर आते ही कैलसी दबा दो। तुमसे मांग रहा है बी, बी का मतलब अब सेकंड इटरेशन कर रहे हैं तो तुमसे बी का मतलब y1, और सी जब मांगेगा तो z1, तो y1 और z1 की वैल्यू ये और ये है, तो y का मान रखना है 2.000, तो 2.000 भी लिखोगे, फिर इक्वल। फिर देखो मांग रहा है सी, सी का मतलब मांग रहा है z1, z1 का मान है 2.4483, तो 2.4483 इक्वल दबाओगे
तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9975। तो बच्चे 0.9975। अब तुम्हें y का आंसर निकालना है। y का मतलब तुम्हें b वाली इक्वेशन पे जाना है। तो बिना कोई बटन दबाए रिप्ले को ऊपर से तब तक दबाओ जब तक b वाली इक्वेशन ना आ जाए। ये b वाली आ गई। यहाँ पर आने के बाद कैल्सी दबाओगे, कैल्सी दबा दिया। तुमसे मांग रहा है a। तो जब इस वाले के लिए काम कर रहे हो तो a का मतलब x1 और b का मतलब c का मतलब z1। तो x1 और z1 तुमने निकाल रखे हैं। तो x1 यानी a की वैल्यू रख दोगे 1.1446, 1.1446 इक्वल। तुमसे मांग रहा है c का मतलब मांग रहा है z1 का मतलब 2.4483। तो 2.4483 इक्वल दबाओगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 1.2338। अब हमें z निकालना है यानी c निकालना है। तो रिप्ले वाले बटन को ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक सी वाली इक्वेशन ना आ जाए। सी वाली आ गई, कैल्सी दबाओगे। तुमसे मांगेगा ए का मतलब तुमसे क्या मांग रहा है बच्चे, x1 और b का मतलब y1। तो x1 y1 देखो लिख के दिखाए हुए हैं मैंने, वैसे यहाँ से देख लो x1 और y1 ये आए हुए हैं तो ये रखे भी हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ सीधा। तो 1.1446 ये तो a हो गया। फिर मांग रहा है b का मतलब रखना है 2.000 यानी y1। तो 2.0000 इक्वल दबाएंगे, ये तुम्हारे पास तैयार होकर आ गया बच्चे c यानी z 1.7781। फिर तुम हेडिंग लगाओगे थर्ड इटरेशन। पूरी इक्वेशनों में j को 2 रखोगे। जैसे j को 2 रखोगे तो ये तो बन जाएगा x3 y3 z3 और ये बन जाएगा y2 z2। मतलब इधर सारे 2 2 वाले आ जाएंगे। 2 2 वाले का मतलब ये रहा x2, ये रहा y2 और ये रहा z2। मतलब जब ये वाली इटरेशन की कैलकुलेशन करोगे तो ये वाली वैल्यूज पुट होंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले x निकालना है यानी a निकालना है। तो रिप्ले वाले बटन को ऊपर से दबाओ तब तक जब तक a ना आ जाए। a आते ही कैल्सी दबाओगे। तुमसे मांगेगा b का मतलब तुमसे y मांग रहा है तो ऊपर वाला y देख लिया करो बस। पेपर में कम से कम 3 इटरेशनों में ऐसे लिख कर दिखाना है कि कैसे कैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 2338। फिर तुमसे मांग रहा है बच्चे c का मतलब ये वाली इटरेशन कर रहे हैं तो इससे ऊपर z का मान कितना है। तो 1.7781, 1.7781। मतलब बेसिकली जब हम ये वाली इटरेशन निकाल रहे हैं तो ये वाली वैल्यूज यूज होंगी, पहले वाली नहीं होंगी। फिर ये वाली यूज ये निकाल रहे थे तो उससे पहले वाली यूज हो रही थी। तो ये प्रोसेस रहता है बच्चे इसमें। इक्वल दबाया तो a का मान आ गया 1.0668। अब निकालना है y तो b वाली इक्वेशन पे जाना है। तो रिप्ले वाले बटन को ऊपर से तब तक दबाओ जब तक b वाली इक्वेशन ना आ जाए। फिर कैल्सी दबा दो। तुमसे मांग रहा है a का मतलब ये वाली इटरेशन कर रहे हो तो इससे पहले वाली x की वैल्यू तो है कितनी 0.9975। तो 0.9975 इक्वल। फिर मांग रहा है c का मतलब है z मांग रहा है 1.7781। तो जब ये वाली इटरेशन कर रहे हैं तो पहले वाली वैल्यूज यूज होंगी। इक्वल। तो आंसर आ गया बच्चे 1.4212। ऐसे ही हमें z निकालना है तो c निकालना है। तो इसका मतलब इसको ऊपर से तब तक प्रेस करो जब तक c वाली इक्वेशन ना आ जाए। आते ही कैल्सी दबा दो। कैल्सी दबाने के बाद तुमसे a मांग रहा है। a का मतलब बच्चे क्या है, पहले वाली इटरेशन में जो वैल्यू आई हुई है 0.9975। तो 0.9975 इक्वल। फिर बच्चे तुमसे मांग रहा है b का मतलब देखो 1.2338 मतलब y। तो 1.2238 इक्वल दबा देंगे तो आ जाएगा 2.0075। थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, मैंने शायद वैल्यू गलत रख दी होगी, चलो जो भी है। इसके बाद से करते हैं। मान लो ये इटरेशन आ गई। अब ये इटरेशन आ गई तो उसके बाद जब ये इटरेशन करेंगे तो j को सारे में 3 रखेंगे। 3 रखेंगे तो x4 y4 z4 मिलेगा और इधर बन जाएगा y3 z3 मतलब सारे 3 3। मतलब ये वाली वैल्यूज यूज होंगी। जब ये निकालेंगे तो ये वैल्यूज यूज होंगी। तो सबसे पहले x निकालना है मतलब a निकालना है तो आप शिफ्ट दबा कर सॉरी सीधा रिप्ले वाले बटन को ऊपर से दबाओगे, a पे जाओगे, कैल्सी दबाओगे। कैल्सी में देखो b का मान कितना पुट करना है। तो 1.4212 यानी y3 पुट करेंगे 1.4212 इक्वल। फिर मांग रहा है, वापिस एक बार कैल्सी दबा दो, कोई बटन प्रेस हो गया गलती से। तो बच्चे b का मान देखो 1.4212। तो 1.4212 इक्वल। फिर तुमसे मांग रहा है c का मतलब तुम्हें पुट करना है z3। तो 2.0047 2.0047
हो सकता है थोड़ा बहुत इसने गलत लिख रखा हो, आपका जो आंसर आ रहा है वो भी सही है, बस लास्ट में आंसर वही आएगा जो मैंने आपको चेक करना सिखाया है। तो बच्चे ये आ गया 1.0528, मैच कर सकते हो 1.05, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत वैल्यूज़ गलत लिखी हुई हैं, वो आप अपने आप से करेक्ट कर लेना, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लास्ट में आंसर वही आएगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट तुम्हें आंसर निकालना सिखाया हुआ है। प्रोसेस सीख गए, मेन प्रोसेस से मतलब है। फिर बच्चे बी वाली इक्वेशन पे जाओगे क्योंकि हमें y4 निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर कैलसी दबाओगे, तुमसे मांगेगा ए का मतलब x3 मांग रहा है, तो 1.00 अब 2 जीरो लिख दिए तो इसको डिलीट करना है, तो ये वाले बटन से डिलीट, क्योंकि वैल्यू है 1.0668 इक्वल, फिर तुमसे मांग रहा है सी का मतलब तुमसे मांग रहा है Z3, तो 2.00, तो ये डिलीट करो बटन, 2.0047। तो इस तरीके से आप कोई वैल्यू गलत पुट कर देते हो तो डिलीट करना भी सिखा दिया आपको, इक्वल। तो बी का मान आ गया 1.3552। ऐसे ही जेड निकालना है तो तुम सी वाली इक्वेशन पे जाओगे, कैलसी दबाओगे, तुमसे मांगेगा ए का मतलब हम ये वाला निकाल रहे हैं तो इससे ऊपर वाले में एक्स की वैल्यू 1.0668। तो तुम अगर डाटा गलत पुट करोगे तो डेफिनेटली आंसर गलत आएंगे, अगर डाटा सही पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बी का मतलब y3 मांग रहा है तो 1.4212 इक्वल दबा दो, तो ये आ गया 1.9459। ऐसे फिर ये वाली इटरेशन करने के लिए पहले ए वाली इक्वेशन पे दबाओगे, जैसे कैलसी दबाओगे तो तुमसे बी और सी मांगेगा तो ये रख देना, फिर तुम रिप्ले वाले बटन को ऊपर से दबा दबा के बी वाली पे जाओगे तो तुमसे ए और सी मांगेगा तो ये और ये वाली वैल्यू पुट कर देना, फिर तुम इस पे जाओगे तो सी वाली इक्वेशन पे जाओगे तो तुमसे ए और बी मांगेगा तो ये वाली वैल्यू पुट कर देना, ये वाली आ जाएगी। ऐसी अगली फिर अगली, तब तक जब तक लगातार 2 इटरेशन सेम ना हो जाए। तो बच्चे ये था गॉस जैकोबी। कल करवाऊंगा गॉस सीडल, एज इट इज़ यही है, उसके लिए प्रैक्टिस करना। आज ये वीडियो देखते ही मुझे रिस्पॉन्स करना कि ये कितना हद तक आपको समझ आया है और आपसे चल रहा है या नहीं। तो मुझे ये सारी वीडियोस के जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो करके लाना, जिससे तुम्हारी स्पीड बन जाएगी तो कल की वीडियो में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू क्लास।